पद्मा आज लेकर आई हूँ फर्स्ट वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जिसमें हम देखने वाले हैं आज फाउंडेशनल कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है तो हम इसका फाउंडेशन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमारा फाउंडेशन अगर एआई से रिलेटेड हमारा परफेक्ट रहा तो हमें आगे सीखने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने में बहुत आसानी रहेंगी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड बना है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से, दैट इज आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल का मतलब हम सब जानते हैं कि दैट इज मैन मेड, बट व्हाट इज एग्जैक्टली द इंटेलिजेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम डिसीजन कैसे मेक करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद हम एग्जैक्टली व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको समझेंगे। फिर मशीन को हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कैसे बनाते हैं इसको जानेंगे। और हमारे आसपास जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ करते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस यूज़ करते हैं, वो कौन कौन से डिवाइसेस है इसके बारे में जानेंगे। और कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस नहीं है, बट हम ऐसा समझते हैं कि वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है। तो अब अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो है ये हमें क्या बताता है, ये एक्चुअल में हमें बताता है कि इंटेलिजेंस होने के कारण हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और कोई भी नया काम हम कर सकते हैं। और हर किसी के पास अपना एक इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्रेन का एक ऐसा सुपर पावर है जो कि हमें कोई भी काम करने में, लर्न करने में, सीखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस के कारण ही हम किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम किसी पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, हम किसी भी कहानी को समझ सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, किसी अदर पीपल से बात कर सकते हैं, और हम हर दिन एक नया कुछ सीखते हैं, वो हमारे इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस इज हाउ स्मार्टली यू यूज योर ब्रेन टू लर्न, सॉल्व एंड ग्रो। यानी जिसकी वजह से हम कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं, और हम आगे कैसे बढ़ते हैं, हम इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, हम देखेंगे कि 9 टाइप्स के इंटेलिजेंस हम सब में होते हैं, किसी में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, किसी में कोई दूसरा होता है, तो हर पर्सन एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो हम ये कौन कौन से 9 टाइप के इंटेलिजेंस है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिक्चर से देखकर हमको समझ में आ रहा है। पहला हम देख रहे हैं विजुअल, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, काइनेस्थेटिक, नेचुरलिस्टिक, म्यूजिकल, एग्जिस्टेंशियल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो इस तरीके डिफरेंट इंटेलिजेंस हर किसी में अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग होता है, और उस लेवल के अकॉर्डिंग ही उनका एक अपना प्रोफेशन क्रिएट होता है, और उनके अंदर एक अलग ही इंटेलिजेंस से वो अपना अलग अलग डिफरेंट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक नेम से हम समझ में आता है दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, जो कि एग्जैक्टली रिलेटेड कहेंगे कि तो वर्ड से रिलेटेड है, जो कि हमें बोलने में, समझने में, लिखने में, और किसी भी प्रकार की कहानी बनाने में हेल्प करता है। तो जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के जो धनी होते हैं वो कौन होते हैं, ऐसे लोग अधिकतर ऑथर होते हैं, पोएट होते हैं, जो कि बुक्स लिखते हैं, स्पीचेस देते हैं। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हम हरिवंश राय बच्चन को देख लें, जो कि बहुत अच्छे पोएट भी है, ऑथर भी रहे, और प्रेमचंद जी जिन्होंने बहुत सी कहानियां लिखी हैं। ठीक है, तो इनका जो वर्ड पावर है वो बहुत अच्छा रहा, तो इनकी जो इंटेलिजेंस कह सकते हैं हम, उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी लेवल पर रही। ठीक है, सेकेंडली हम देखेंगे लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी जो प्रॉब्लम को, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इंटेलिजेंस हो, जिसमें पजल सॉल्व करने के लिए इंटेलिजेंस हो, तो ऐसे इंटेलिजेंस को हम काउंट करेंगे लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में। तो जो मैथमेटिशियंस होते हैं, या हम कह सकते हैं जो इस तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को हम लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाला पर्सन कह सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनका जो अलग हम जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत सी चीज़ों में बहुत वीक थे, बट उनका जो साइंटिफिक इंटेलिजेंस था, या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी उनका बहुत अच्छे लेवल पे और हाई लेवल पर था। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड जो इंटेलिजेंस है दैट इज विजुअल स्पाशियल इंटेलिजेंस। अब उसके नेम में हमें समझ में आ रहा है विजुअल। ओके,
जिसको हम देखकर हम लगा सकते हैं अंदाजा कि क्या है, यानी हम इसमें पिक्चर्स का यूज कर रहे हैं, हम इसमें शेप्स का यूज कर रहे हैं, हम ड्राइंग यूज कर रहे हैं, डिजाइन यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की इंटेलिजेंस कहाँ पर यूज होती है? जो कि डिजाइन बनाते हैं, जो ड्राइंग करते हैं, जो इस तरीके की जो इंटेलिजेंस है मोस्टली जो पाई जाती है वो आर्किटेक्ट्स में, डिजाइनर्स में, पेंटर्स में, आर्टिस्ट में इस तरीके की इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसके जो नेम से हमें पता चल रहा है जो बॉडी को एक्टिव रखते हैं ऐसे जो इंटेलिजेंस वाले पर्सन होते हैं वो आते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं प्लेयर्स जो होते हैं, डांसर होते हैं, जिनका इंटेलिजेंस उन बॉडी की एक्टिविटी से शो होता है, वो हो जाता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस, ठीक है, अब इसके नेम में हमें पता चल रहा है म्यूजिक, जिसको साउंड के बारे में और रिदम के बारे में, म्यूजिक के बारे में जिसको बहुत इंटरेस्ट आता है वो आ जाते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं? सिंगिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, ऐसे लोग इसके म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले होते हैं। ठीक है, तो फेमस पर्सनालिटी में हम जानते हैं कि लता मंगेशकर कह सकते हैं, AR रहमान है, ऐसे बहुत सारे फेमस पर्सन होते हैं जिनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस का लेवल बहुत हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इसमें जो है इंटरपर्सन, ठीक है, यानी दो पर्सन्स के बीच में जब इंटेलिजेंस दिखाया जाता है किसी पर्सन के द्वारा तो उसके अंदर वो कह सकते हैं हम कि उसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ठीक है, वो जो पर्सन जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है वो पीपल को या जो भी आसपास में उसके सराउंडिंग में जो है उनको बहुत अच्छे से समझ सकता है और अपनी बात को शेयर कर सकता है। ठीक है, हमारे आसपास में हम देखते हैं कई लोग लीडर बनते हैं। ठीक है, ग्रुप लीडर, टीम लीडर, तो ये लोग होते हैं, क्या होते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले कि कौन होते हैं जिसमें किस तरीके का वो प्रोफेशन अपनाते हैं, मोस्टली ऐसे लोग टीचर्स, लीडर्स, टीम कैप्टन जो होते हैं वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उनमें होता है। ठीक है, नाउ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इंटरपर्सनल के बाद हम देख रहे हैं इंट्रा। इंट्रा मीन्स पर्सन की खुद के अंदर जो इंटेलिजेंस होता है दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो जो अपने आप को बहुत अच्छे से समझ सकता है, अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, ड्रीम्स को समझ सकते हैं, वो पर्सन आ जाते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, तो फेमस जो होते हैं वो किस तरीके के प्रोफेशन वाले होते हैं? जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो अपने आप में अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और फिर जो राइटर्स होते हैं वो भी अपने आप में रहते हैं, अपनी स्टोरीज को लिखते हैं। ठीक है, उनमें हम कह सकते हैं कि डबल टाइप का इंटेलिजेंस है, एक तो उनके वर्ड्स पावर का भी इंटेलिजेंस आ गया यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है, और उनके अंदर अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को शेयर करने का इंटेलिजेंस यानी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी है। ठीक है, जो थिंकर्स होते हैं वो भी अपने बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इसके नेम में हमें पता चल रहा है नेचर, नेचर से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस किसी पर्सन में होता है वो आ जाते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। ठीक है, जिनको प्यार होता है पेड़ पौधों से, एनिमल से, नेचर से जिनको प्यार होता है वो आ जाते हैं इस इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक, ऐसे लोग गार्डनिंग करना बहुत पसंद करते हैं, जू में जाना बहुत पसंद करते हैं, जोग्राफिक चैनल देखते हैं ऐसे लोग। और जो हम कह सकते हैं कि जो प्रोफेशन वो अपनाते हैं मोस्टली वो होते हैं बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स और एनिमल लवर्स, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं लास्ट जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो ये इंटेलिजेंस है ये अपने लाइफ में आने वाले सवालों से जो जूझते हैं, जो उनके सवालों के आंसर लेने के लिए घूमते हैं, दैट कम्स अंडर एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो वो लाइफ से रिलेटेड सवाल लेना कि लाइफ क्या है, हम क्यों आए हैं, हमारे इस लाइफ का क्या उद्देश्य है, इस तरीके के जो सवालों के जवाब होते हैं या जो भी लाइफ से रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो इन सवालों के जवाब देने के लिए जो अपने आप को खोजते हैं वो आ जाते हैं इस एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ठीक है, इसके नेम से यानी डिसीजन, जिसको
लेने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, हम अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं, वो आ जाता है डिसीज़न मेकिंग में। एग्ज़ैक्टली अगर हम डिफाइन करें तो डिसीज़न मेकिंग में हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं। हमें मल्टीपल ऑप्शन में से हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना यानी कहलाता है डिसीज़न मेकिंग। ठीक है, हम हमारे पास एक सिचुएशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमको एक वर्क है, होमवर्क भी मिला है स्कूल से और उस पर्टिकुलर होमवर्क वाले दिन बहुत सारा होमवर्क मिला है और हमें उस पर्टिकुलर दिन पर हमें अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर भी जाना है। अब हमारे पास सिचुएशन आ गई है, एक डिसीजन लेने का समय आ गया है कि हम किस सिचुएशन से कैसे इस सिचुएशन से निकलेंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप इस जो हमारे सामने प्रॉब्लम आई है, यानी हमारे सामने बहुत सारा होमवर्क भी है और हमें अपने फ्रेंड के बर्थडे पे भी जाना है, तो ऐसे सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमें क्या करना है, हमारी क्या प्रॉब्लम है और हमको कैसे सॉल्व करना है। तो हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, हमको होमवर्क भी फिनिश करना है और हमको हमारे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पर भी जाना है और टाइम दोनों का सेम है और हम दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे, ऐसे समय में हम अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम तो सबसे पहले या तो सोचेंगे कि हम पार्टी जाएंगे और होमवर्क नहीं करेंगे, लेकिन इसका परिणाम हमें क्या हो सकता है, हमें डांट पड़ सकती है। लेकिन अगर हम पहले होमवर्क करते हैं और हम पार्टी में नहीं जाते तो क्या होगा, हमारे फ्रेंड के साथ हमारे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या झगड़ा हो सकता है या किसी तरह की से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फ्रेंड को दुख हो सकता है और हम इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने हमने अपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया कि कैसी सिचुएशन हो सकती है। अब हमने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके डिफरेंट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, अब हम उसके बारे में सोच विचार करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या सॉल्यूशन निकाला, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हम निकाल सकते हैं। या तो हम पहले अपना होमवर्क कर ले और फिर पार्टी में जाए, या हम पहले पार्टी में चले जाएं और होमवर्क आकर बाद में कर लें, या हमें पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ देना है, हमें पार्टी में नहीं जाना, या हम अपने टीचर से उस पर्टिकुलर होमवर्क को बाद में करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस तरीके के हमने अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं। ठीक है, इस अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में से अब हमारे लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। ठीक है, अब हमको सारे अल्टरनेटिव्स में से गुड और बैड का भी सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर हम होमवर्क कर लेते हैं पार्टी के पहले तो क्या होगा, हमें होमवर्क करने में टाइम लग जाएगा और हमारा होमवर्क कंप्लीट करने तक उसकी आधी पार्टी खत्म हो जाएंगी। बट जब हम पार्टी में जाएंगे तो हम विदाउट स्ट्रेस उस पार्टी को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम होमवर्क बाद में करना चाहते हैं पार्टी के बाद में, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम पार्टी में तो अच्छे से एंजॉय कर लेंगे बट हम अपने होमवर्क को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे। हो सकता है हम थक जाएं और होमवर्क ना कर पाए, तो इससे हमें डांट पड़ने का डर हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा अल्टरनेटिव हमने क्या देखा है, हमने देखा कि हमने पार्टी छोड़ना है, लेकिन इससे हम फन तो यानी अपना एंजॉयमेंट भी नहीं कर पाएंगे और अपने फ्रेंड को दुखी अलग करेंगे। ठीक है, और हम अपने टीचर से भी पूछ सकते, बट टीचर अलाउ करेगा नहीं करेगा इस बारे में हमें किसी भी तरह का कोई आइडिया नहीं है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने हर आइडिया को सोच विचार करेंगे, उनका लेवल देखेंगे या हम उसका वेट देखेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत। फिर हम देखेंगे और सपने इन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में से बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है इसके बारे में हम सोचेंगे और अपना कौन सा एक्शन हमें लेना है इसके बारे में भी हम सोचेंगे। ठीक है, तो इसमें से जो हमने ऑप्शंस देखे इसमें सबसे बेस्ट आइडिया कौन सा था, हम पहले अपना होमवर्क कर ले और उसके बाद हम पार्टी को एंजॉय करेंगे विदाउट वरीज, ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब इसको हम और किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कि हम कर सकते हैं
कि अपने होमवर्क को करने के लिए हम अपना जो थोड़ा टाइम है, मिडल टाइम, आफ्टरनून टाइम है, उसमें हम अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी फिनिश करें, और ताकि हम पार्टी पर भी सही समय पर पहुंच सके और पार्टी को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके। ये हम एक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमने डिसीजन लेना है उसके बारे में, कौन सा डिसीजन अच्छा है नहीं है, हम उससे क्या सीखते हैं, तो हम इसका रिव्यू भी कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है, क्या गलत नहीं किया, क्या सही किया। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है रिव्यू और फॉलो अप करने से, डिसीजन से, कि हमने किस तरीके से प्लान किया, हमने उस प्लान के ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया, और उसको इम्प्लीमेंट करके हमें कौन सा फायदा हुआ। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग जो है वो हमारे स्मार्ट वर्क को शो करता है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि गुड डिसीजन से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग को अब हमने समझा है। अब हम देखेंगे कि डिसीजन किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। डिसीजन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्रोग्राम्ड हो सकते हैं, नॉन प्रोग्राम्ड हो सकते हैं। अब प्रोग्राम डिसीजन यानी जो रेगुलरली हम करते हैं और जिसके लिए रूल्स है, जैसे कि हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, ये प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है। और नॉन प्रोग्राम क्या है, जैसे स्कूल तो हम जा रहे हैं और हमारे लिए हमने एक सिचुएशन आ गई जिसमें हमारे बाइसिकल्स के ब्रेक डाउन हो गए, यानी कुछ टूट गया है, तो हमारे यहाँ पे एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा, वहां पे हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा। हम स्कूल जाए या पहले साइकिल ठीक करें और या फिर हम घर जाए, जो भी हमारा उस समय वो एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन का टाइम आ गया इस समय पे, तो फिर हम इसको कह सकते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजन, जो अचानक से हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट है जो रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब रूटीन और स्ट्रेटेजिक, रूटीन यानी जो कि रेगुलरली होता है, ये भी हम कह सकेंगे सिंपल और क्विक, जो डेली डिसीजन होते हैं हमारे रूटीन के, कि नाश्ते में क्या बनना है, और जो हम स्कूल में जाते हैं हमारा क्या है, वो रूटीन वाला डिसीजन होता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है, तो जिसमें हम कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं, जैसे कि हमें, जैसे 10th के एग्जाम देने के बाद हमें कौन से स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है, ये आ जाता है हमारे स्ट्रेटेजिक डिसीजन में, ठीक है। जहाँ पे हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमें 10th के बाद साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप का डिसीजन होता है दैट इज टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजन। अब टैक्टिकल डिसीजन क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म डिसीजन हम लेते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, वो आ जाते हैं टैक्टिकल डिसीजन में। जैसे हमें अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, तो हम क्या करते हैं, अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम वीकली प्लान भी बनाते हैं। इन वीकली प्लान को हम कह सकते हैं टैक्टिकल डिसीजन, ठीक है। और ऑपरेशनल डिसीजन क्या होता है, जो हम डे टू डे डिसीजन करते हैं अपने वर्क को स्मूथली रन करने के लिए, तो वो आ जाता है ऑपरेशनल। जैसे कि हम एग्जांपल में समझ सकते हैं कि हमको होमवर्क कब करना है, खेलने के बाद या खेलने के पहले, ये हमारा ऑपरेशनल डिसीजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से समझ में आता है किसी तरह की जो बड़ी कंपनी होती है, इसका क्या स्कूल होता है, इस तरीके के, जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। और जैसे कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं कि हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे कब होगा, हमें क्या सेलिब्रेट करना है किस दिन पर, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन के हेड बताते हैं, ओके। पर्सनल डिसीजन कौन से होते हैं, जिसमें कि वो रिलेटेड होगा हमसे, पर्सनली हमारे से रिलेटेड होगा, वो आ जाएंगे पर्सनल डिसीजन में, ठीक है। जैसे कि हम क्या देखना चाहते हैं टीवी में, नहीं देखना चाहते, क्या पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में, ठीक है। फिर आ जाता है मेजर एंड माइनर डिसीजन। अब मेजर डिसीजन से हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे डिसीजन जो कि चेंज कर देते हैं, बड़े अमाउंट में हमारे डिसीजन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो वो न्यू सिटी में जाएगा, तो बहुत सारी चीजें, मेजर चेंजेस आ जाते हैं। तो ऐसे समय में ये जो डिसीजन लिया गया, सिटी के में मूव करना है नहीं करना है, ये आ जाता है मेजर डिसीजन में। और वहीं पर हम करते हैं बात माइनर डिसीजन की, तो ये इसकी अपनी अपनी पर्सनल, लोगों की पर्सनल चॉइस होंगी, एवरीडे चॉइसेस दैट डोंट हैव बिग इफेक्ट, यानी जिसका कोई बड़ा परिणाम नहीं होता हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं चूजिंग व्हाट कलर पेंसिल टू यूज फॉर अंडरलाइनिंग, ठीक है।
तो इससे कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा हमने अपने पेन से किस बुक में कहाँ निशान करना है, पेन किस कलर के पेन से, तो ये एक बड़े डिसीजंस नहीं होते। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन यानी ये आगे पर्सनल डिसीजन से मैच करता है, जैसे कि पर्सनल जो डिसीजन होते हैं वो आ जाते हैं इंडिविजुअल डिसीजन में, जिसमें हम खुद के बारे में जाना आना इस तरीके से जो भी डिसीजन हमें लेना है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम वो लेते हैं। और आ जाता है ग्रुप डिसीजन, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो ग्रुप के पीपल्स के लिए जो डिसीजन लिया जाना है वो आ जाता है ग्रुप डिसीजन में। ठीक है, तो किसी फंक्शन में प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप डिसाइड करता है, यानी ऑल मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे या जो भी हेड मेंबर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तब आ जाता है। ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, ये ग्रुप डिसीजन। यहाँ पे एक से ज्यादा व्यक्ति के लिए हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके का परफॉर्मेंस देना है, क्या डिसीजन देना है। ठीक है, नेक्स्टली हमारा जो मेन टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम जानते हैं जो ऐसा इंटेलिजेंस जो कि मैन मेड क्रिएट हुआ। अब मैन मेड क्रिएशन यानी किस तरीके से होगा, किसको करा जाएगा, तो मशीन को ही किया जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्मार्ट डिवाइस भी कह सकते हैं। बट अभी तक तो हम जानते थे कि कंप्यूटर अपने आप कोई एक्शन नहीं लेता, हमें सारे एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, डिसीजन देने के हमें उनको प्रोग्राम करना होता है, फिर हमें कंप्यूटर से आउटपुट मिलता है। बट हम एक ऐसी सिचुएशन चाहते हैं जहाँ पे कंप्यूटर अपने आप डिसीजन ले। तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो हमें इस प्रकार का मशीन के द्वारा ये काम करने में हेल्प करने वाला है, जो कि डिसीजन जो ह्यूमंस ले सकते हैं वैसे ही वो डिसीजन ले सके। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अलग अलग पर्सन्स, अलग अलग इंस्टीट्यूशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम देख रहे हैं नीति आयोग ने, जिसने डिफाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू परफॉर्म कॉग्निटिव टास्क। ठीक है, यानी एक मशीन की ऐसी एबिलिटी जो कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करे। अब कॉग्निटिव टास्क कौन कौन से हो सकते हैं, जो हम मेनली ह्यूमंस करते हैं, थिंकिंग, परसीविंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये आ जाते हैं हमारे कॉग्निटिव टास्क में। तो ये इस डेफिनेशन को नीति आयोग ने दिया है। इसके अलावा हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंस्पायर्ड बाय द पीपल यूज देयर ब्रेन टू परसीव, लर्न, रीजन आउट एंड डिसाइड एक्शन। ठीक है, वहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। वो कहता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजन है जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ड्राइव करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे सारे जगह पर हमें दिखाई देता है, होम्स में, बिजनेस में, पॉलिटिकल प्रोसेसेस में। ठीक है, यूरोपियन एआई लीडरशिप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए यूज किया है, द पाथ फॉर एन इंटीग्रेटेड विजन AI is not a well-defined technology and no universally agreed definition exists। ठीक है, वो कह रहा है कि इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो नहीं बनी है, तो इसको हम अलग अलग तरीके से इसी कारण हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि अब मशीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाता है। तो एक्चुअल में क्या करता है, मशीन जो डेटा होता है, जो भी रियल टाइम डेटा होता है वो कलेक्ट करता है और उसमें से जो एक पैटर्न बनाता है। और जैसे कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, सुपरविजन और ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो बनाते हैं, और वैसे ही मशीन भी अपने एक्सपीरियंस बनाता है और जो भी गलतियां होती है उनसे सीखता है। ठीक है, अब मशीन को कैसे सिखाया जाए, जो भी मशीन डेटा कलेक्ट करता है तो वो डेटा कलेक्ट करने के बाद एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, अब क्या है, अब ये इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती है और उन मिस्टेक्स से भी मशीन को अपना जो डेटा है उसको अपडेट करता है और सुधारता जाता है। तो इस तरीके से जो मशीन है वो इंटेलिजेंटली अपना वर्क परफॉर्म कर रही है और अपना आउटपुट बराबर से दे रही है। धीरे धीरे उसमें भी बहुत से चेंजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने अगर किसी डिवाइस में हम डालते हैं वेकअप टाइप, वो हमें डालना होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी मशीन को, एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन को, जैसे
हमने अलेक्सा को अलार्म लगाने का कर दिया तो इतने बजे हमें उठना है, तो वो रिमाइंडर अपने आप ही डेली का पता है कि इतने बजे उठता है, तो वो रिमाइंडर अपने आप बजना चालू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाने की जो प्रोसेस है वो इस तरीके से की जाती है कि डेटा कलेक्शन सबसे पहला, फिर हम कहेंगे पैटर्न को फॉर्मेशन होता है, और जो मिस्टेक्स होती है ऑब्जर्वेशंस और अपने रिस्पॉन्स के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मशीन अपने आप को इंटेलिजेंटली वर्क परफॉर्म करते हैं और डिसीजन लेना चालू करती है। ठीक है, अगर हम इसे दूसरी तरीके से हम कहना चाहें तो जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग चलना सीखता है, धीरे धीरे उसकी वो स्किल डेवलप होती जाती है, वैसे ही जो मशीन है एक्सपीरियंस से वो अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। तो जो अभी हम टॉपिक देख रहे थे, अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहे तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें, जब हम मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, वो उनको रूल्स बताने होते हैं। जैसे कि किसी रोबोट को हमने बताया कि हमने इस पर्टिकुलर किसी पर्सन ने आपको हाय कहा है, तो हम उसको हेलो करने का हम सिखाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोग्रामिंग करी, हमने उनको रिप्लाई करने का तरीका बताया। ठीक है, अगर हमने रोबोट को रोड रूल्स बताए हैं तो हमने ये भी बताते हैं कि अगर आपको रेड लाइट दिखती है तो वहां पर स्टॉप हो जाना है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिकली नहीं है, ये हमारा प्रोग्राम किया हुआ है, तो मशीन अपने आप काम नहीं कर रही, वो केवल रूल्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, फिर अगर हम देखें, अगर हमने जब मशीन को डेटा से फीड किया, ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि अभी हमने डेटा को हाय को हेलो रिप्लाई करने के लिए बताया, अगर हमने रेड देखा है तो वहां पर स्टॉप हो जाना चाहते, तो जैसे कि हम बुक से सीखते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो डिवाइस होते हैं वो डेटास को कलेक्ट करके वो भी ऐसे ही अपने नॉलेज को कह सकते हैं या बढ़ाता है। जैसे वहां पे हमने किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस में हमने पिक्चर्स डाल दी कैट्स की, डॉग्स की, तो वहां पे क्या करेंगे, वो पिक्चर्स को देखकर आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा पिक्चर डॉग का है, कैट का है, तो उनके डिफरेंस भी अपने आप ही पता चलेंगे। इन्हें हमने डेटा को फीड कर दिया है मशीन में। ठीक है, नेक्स्टली क्या होता है, जो मशीन को अगर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना है तो सीखना सीखना बहुत ज़रूरी है, ये मशीन लर्निंग कहलाती है, और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। जैसे कि मशीन को हमने सिखाया है, सारे एग्जाम्पल्स जो हमने दिए, पिक्चर्स दी, वो सारा रीड करेगा, समझेगा कि उसमें के डिफरेंस जानेगा, इस तरीके से वो कुछ सीख रहा है, और उसमें अगर कुछ गलती होती है तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करती है मशीन। ठीक है, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने पिक्चर्स दे दी है कैट्स की और डॉग्स की, लेकिन अगले समय पे हमने कोई नया एनिमल दिखा दिया तो हमें रिप्लाई में मिल सकता है दैट इज प्रोबेबली अ कैट, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, हमने मशीन को केवल पिक्चर्स दिखाई है, जिस पिक्चर से उसने एस्टिमेट या कह लो जो हमें आंसर दिया वो थोड़ा गलत दिया। ठीक है, लेकिन हमें अपनी मशीन को सिखाना है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें और भी चेंजेस का इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज सेंसर्स का, हियर करने के लिए, सी करने के लिए, और देखने के लिए क्या यूज होता है, कैमरे इसका यूज हो जाता है, और सुनने के लिए माइक्रोफोन का यूज करके हम अपने डिवाइस को कान और आंख दोनों, और क्या कह सकते हैं, ये प्रोवाइड करें जैसे कि ह्यूमंस के पास है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल में जानते हैं एलेक्सा का सभी लोगों ने यूज किया है, देखा है, बहुत सभी लोग जानते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है, समझता है, और हमारे उस वॉइस को समझने के बाद वो हमें हमारा पर्टिकुलर आउटपुट हमें देता है। जैसे अलेक्सा का यूज करके हमने कहा कि पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले कर दे, तो अलेक्सा वो सॉन्ग प्ले कर देता है, यानी उसको हमारी आवाज समझ में आ रही है, हमारी भाषा समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्टली हम देखेंगे डिसीजन लेने का काम जो ह्यूमंस करते हैं और अभी तक मशीन्स नहीं कर पाती थी, जैसे कि हम लोगों ने बताया। ठीक है, तो अब कैसे होता है, तो एक कार आ गई है, सभी लोग जानते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार आ गई है, जो कि रेड लाइट देखकर रुक जाती है और अपने आप ही वहां पे ब्रेक को प्रेस कर देती है। तो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग हुई है, तो रेड लाइट को देखकर डिसीजन मेक हो जाने से वहां पे कार स्टॉप हो गई। तो ये एक डिसीजन अपने आप कार ले रही है। तो ठीक है, मशीन है, कार एक क्या है, मशीन है, लेकिन उसने वो
किस तरीके से डिसाइड किया, रेड लाइट को देखकर ब्रेक लगाने का डिसाइड किया। ठीक है, तो ये रेड लाइट देखकर कार को रोकने का डिसाइड किया। तो ये हो गए हमारे कुछ स्टेप्स हो गई जो हमने देखे कि इस तरीके से हम किसी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना सकते हैं। सबसे पहले डेटा का कलेक्शन होता है। डेटा का कलेक्शन के बाद हमने देखा कि उसमें हम डेटा को फीड करते हैं, नॉलेज को फीड करते हैं। फिर हम डेटा को समझते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू हम समझते हैं। और उसके बाद हमने मशीन को कैमराज और माइक्रोफोन दे दिया है सुनने के लिए और देखने के लिए। और हमने उसमें क्या कर दिया, डिसीजन मेकिंग की पावर भी डाल दी कि हमने गाड़ी को स्टॉप करना है रेड लाइट देखने पे। ठीक है, नेक्स्टली हम देखेंगे हमारा न्यू टॉपिक यानी एप्लीकेशन देखेंगे एआई की, कहाँ कहाँ पर एआई का यूज होता है। तो सबसे पहले हमारे घर में सबसे पहले क्या होता है, स्मार्ट हेल्पर के रूप में क्या कर रहा है, जैसे कि हमने एग्जांपल अभी देखा था कि हम एलेक्सा को एक ऑर्डर दे देते कि प्ले करो ये वाला सॉन्ग। वैसे गूगल असिस्टेंट के थ्रू भी हमें बहुत सी चीज़ें हमारे आउटपुट में हमें मिल जाती है। ये एप्लीकेशन कौन सी है, एआई की सबसे कॉमनली यूज होने वाली एप्लीकेशन जो हम डे बाय डे देख रहे हैं घरों में और टीवी में इनकी ऐड देखकर। ठीक है, तो ये किस तरीके से कर रहा है, तो ये काम हमारी बातों को सुन के कर रहा है। ठीक है, अब वीडियोस और कार्टून हम देखते हैं, कहाँ पर देखते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो भी हमारी चॉइस होती है, हम जो देखते हैं, तो नेटफ्लिक्स और जो वीडियोस हम बनाते हैं यूट्यूब पे हम देखते हैं, तो उसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमारी चॉइसेस के हिसाब से यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमारे सामने पिक्चर्स या हम कहेंगे वीडियोस अपीयर होते हैं। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, ये अल्गोरिथम के थ्रू हमारी चॉइस की, हमारे रिकमेंडेशन की हमारे सामने मल्टीपल वीडियोस और अलग अलग पर्सन्स की वीडियोस आ जाती है, पिक्चर्स आ जाती है। ठीक है, तो अब हमारे सामने फोन्स और टैबलेट्स का भी हम यूज देख रहे हैं। इसमें किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, उसमें काम करता है फेस का अनलॉक करने के थ्रू के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। और फिंगरप्रिंट, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही वर्क हो रहा है, जो कि हमारे चेहरे को देखकर पता कर लेता है कि ये पर्सन ही सही पर्सन है और हमारे फ्रेंड को, हमारे जो फोन को है वो अनलॉक कर देता है। ठीक है, अगर हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करने के लिए हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं। हम पर्टिकुलर लोकेशन पे विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप हम पहुंच जाते हैं अपने लोकेशन पर। ठीक है, अब जो एआई है वो हमें अपने ट्रैवलिंग के अलावा हमें कहाँ हेल्प करता है, हमारे लिए वो हेल्प करता है बहुत सारे गेम्स खेलने में, हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस को हम करते हैं यूज़। तो इस तरीके से हमें वो गेम्स खेलने में भी एआई हेल्प करता है। स्कूल की लर्निंग में एआई का बहुत यूज़ हो गया है, जैसे बायजूस का, ड्यूओलिंगो का, जो बहुत सारे ऐप्स है वहाँ पे हमें सिखाने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें भी एआई का बहुत यूज़ है। ठीक है, जो कि हमें हिंट देता है हमारे क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए और हमारे जो भी हम लेसन कर रहे हैं उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है शॉपिंग करते हैं हम ऑनलाइन, अमेजोन का यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं। तो इनमें हमारी जो हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, हमारे प्रोडक्ट के सर्च के अकॉर्डिंग हमारे सामने वहाँ पे अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग जो पर्सन्स के आइटम्स है वो हमारे सामने अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, ये भी एक तरीके से रिकमेंडेशन से, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में देखा था, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे वही आते हैं जो हम देखते हैं, हमारे रिकमेंडेशन होती है, हमारी चॉइसेस होती है। ठीक है, अब हेल्थ के सेक्टर में एआई का यूज ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो बहुत से हेल्पर्स के रूप में यूज करते हैं डॉक्टर्स को एआई का भी, जैसे कि डॉक्टर्स को हेल्प करते हैं ऑपरेशंस करने में और किसी तरीके की जो भी हेल्प डॉक्टर को नीड होती है उसमें हेल्प करने में ये हेल्प करती है एआई का यूज से। ठीक है, तो एआई क्या कर रहा है, एक्सरे को रीड कर सकता है, मेडिसिन को बता सकता है, पेशेंट को मेडिसिन के बारे में बता सकता है और जो सर्जरीज है उसके बारे में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, कॉमनली यूज होने वाले जो हेल्थ केयर एप्स है वो क्या करते हैं, हमारी वॉइस से, हमारे फेस से वो डिटरमाइन करते हैं कि हम ठीक है या नहीं है। ठीक है, फिर ऑनलाइन पेमेंट का भी हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम पे करते हैं, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कैसे होता है, एआई के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ये फ्रॉड को भी डिटेक्ट कर लेता है और फेक ट्रांजेक्शन को होने से भी बचा देता है
और पेमेंट का रिमाइंडर भी हमें दे देता है। ठीक है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में भी एआई का यूज होता है। जो एडवर्टाइजमेंट हम ज़्यादा देते हैं रिकमेंडेशन के थ्रू हमारे सामने वो बहुत सारी अपीयर होती रहती है। ये हमारे रिकमेंडेशन पे बेस्ड है, जैसे कि हमने पहले देखा यूट्यूब का और नेटफ्लिक्स का हमने देखा वही रिकमेंडेशन आती है, वैसे ही यहाँ पे भी जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी रिक्वेस्ट पर ही, मतलब जो हम देखते हैं उन रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने वो एड अपीयर होती है। ठीक है, वो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये अपीयर होती है। फिर एआई इन डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट तो हम देख चुके हैं, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट, ये क्या है, एआई के एग्जाम्पल है जो डिजिटल असिस्टेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम इनकी हेल्प से अपना फेवरेट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो ये हमें वेदर फोरकास्ट भी बता देता है, अलार्म भी कर देता है, जोक्स भी बताता है और हमारे होमवर्क में भी हेल्प कर देता है। ठीक है, अब हमने देखा एआई के एप्लीकेशन। अब एआई मशीन कौन सी होती है और एआई नॉट मशीन कौन सी होती है। तो एआई जो मशीन होती है वो जो ट्रेन होती है डेटा और अल्गोरिथम से, बट जो स्मार्ट मशीन होती है वो जो एआई नहीं है उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल हम कह लें कि वॉशिंग मशीन को क्या कहते हैं हम, नॉट एआई मशीन, उसमें हमें डेटा को देना पड़ता है, हमें चूज करने पड़ते हैं ऑप्शन। ठीक है, तो एआई जो मशीन होती है वो अपने मिस्टेक से सीखती है और अपने आप को इम्प्रोवाइज करती है, बट जो नॉट एआई मशीन होती है वो स्मार्ट मशीन अपने आप नहीं करती, हमें उसको एल्गोरिथम प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बाद ही वो काम करती है अपने लेवल और इफिशिएंसी को मेंटेन करते हुए। ठीक है, जो एआई मशीन्स होती है वो एनालाइज कर रही है और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है, बट जो नॉट एआई मशीन है वो अपने आप डिसीजन नहीं लेती। ठीक है, तो एआई मशीन जो बेस्ड होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वो रियल टाइम इमेज को या रियल टाइम डेटा को कैप्चर करते हैं, देते हैं और बताते हैं कि सिचुएशन क्या है, और इसी तरीके से उस पर्टिकुलर टास्क को ह्यूमन इंडिपेंडेंट बना देते हैं एआई मशीन को, और अपने डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन भी देते रहते हैं। ठीक है, जो नॉट एआई मशीन होती है, जैसे कि हम कहेंगे कि ऑटोमेटिक डोर जो होता है शॉपिंग मॉल में, वो क्या होता है, वो होता है जो एआई मशीन नहीं होता, बट इसमें सेंसर्स का यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कौन से डिवाइसेस एआई मशीन होते हैं और कौन से नहीं होते। तो ये चैप्टर बस इतना ही है फिलहाल। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाद में देखने वाले हैं एनएलपी क्या है, डीप लर्निंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अभी के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।